नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 27 तारीख है, जंग का 28वां दिन और पिछले 24 घंटे के और खास तौर पर रात के क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस जंग से जुड़ी हुई व्लादिमीर पुतिन का बेहद अहम बयान आया है और उन्होंने सीधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग करने वाले ये नहीं जानते कि जंग का अंजाम क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। ये सीधा सीधा निशाना माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, अमेरिका के ऊपर। देखिए, शुरू से बात कही जा रही है कि बिना किसी प्लान के, बिना किसी एग्जिट प्लान के अमेरिका इस जंग में कूद गया। अब अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस जंग से बाहर कैसे निकला जाए और जंग का अंजाम क्या होगा। यही बात पुतिन कह रहे हैं और देखिए, उन्होंने बिना नाम लिए सीधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जंग करने वाले नहीं जानते कि अब आगे क्या होगा। यह सीधा संदेश है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोरोना जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, वो भी चंद दिनों के अंदर। यहां पुतिन बता रहे हैं अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जो आपने हमला किया है, इसका नतीजा पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और हालात वैसे ही गंभीर होंगे जैसे कोरोना संकट के दौरान थे। तीसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था अब तबाही की तरफ बढ़ रही है और उस पर सीधा असर हो रहा है। ये तीसरी बड़ी बात पुतिन कह रहे हैं। वो आगाह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित होगी अगर आपने समय रहते हालात पर कंट्रोल नहीं किया। ये पहला मौका है जब व्लादिमीर पुतिन ने सीधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। अब देखिए, ये पुतिन की बात हुई। पुतिन अब क्यों नाराज हैं और पुतिन का क्या रोल हो सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपने सब तरफ सुनी होगी कि अमेरिका एक ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, खास तौर पर खार्ग आइलैंड को लेकर। खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। इस तरह की खबरें आपने तमाम प्लेटफॉर्म पर देखी होगी कि 82nd एयरबॉर्न यूनिट जो है वो भेजी जा सकती है। डेल्टा फोर्स, नेवी सील और रेंजर रेजिमेंट, ये सब वो स्पेशल टास्क फोर्स हैं अमेरिका की जो कि ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अब ये सब के सब वहां भेजे जा सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं और शायद मूवमेंट भी शुरू हो गया है। 91 की लड़ाई में, अफगानिस्तान में, इराक में, सब जगह इनका इस्तेमाल हुआ है, सील का भी और डेल्टा फोर्स का भी और रेंजर रेजिमेंट्स का भी। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑपरेशन होगा कैसे। देखिए, एक बात तो ये है कि चीन और रूस की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेस से कि एक बड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया ईरान को, एक खुफिया जानकारी दी गई और ये पूरे डिटेल साझा किए कि कैसे अमेरिका यहाँ पे ऑपरेशन कर सकता है। ऐसी खबरें हैं, सोर्सेस से ही खबरें हैं। अब ये कोई पुख्ता बात तो सामने आएगी नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि रशिया और चाइना की तरफ से एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई है, ईरान को दी गई है और उसमें ये पूरा डिटेल है कि किस तरह से अमेरिका खार्ग आइलैंड पर ऑपरेशन कर सकता है। अब देखिए, ये रिपोर्ट्स आने के बाद एक तो ईरान पहले से ही तैयार था खार्ग आइलैंड के लेकर, जो है मल्टी लेयर तैयारी कर रखी है ईरान ने। 6 लाख से ज़्यादा सैनिकों का मूवमेंट हो रखा है ईरान में, जिनका फोकस अब पूरी तरह से हॉर्मुज पर है और खार्ग के आसपास है। टोटल सैनिकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप सब मिला लें तो वो कहीं ज़्यादा पहुंच जाएगी, 15 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन 6 लाख फोर्सेस ऐसी हैं जिन्हें सीधा खार्ग और हॉर्मुज पर फोकस करके ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। अबू मेहदी जो मिसाइल है, एंटीशिप मिसाइल्स, वो सब आइलैंड्स पर तैनात कर दी गई कि अगर किसी तरह का ऑपरेशन होता है, अमेरिकन जहाज आते हैं तो उनको निशाना बनाना है। इसके अलावा जितनी छोटी वाली बोट्स हैं ईरान की, जो कि बेहद ही अहम साबित होगी अगर किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन होता है, सैकड़ों की संख्या में ईरान ने ये बोट्स अपने आइलैंड्स पर लगा रखी है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो पहले ही लगी हुई है कि अगर दूर से हमला करना हो। यानी आप देखिए, 4-5 लेयर पर जो है ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है। इसीलिए आरजीसी कह रही है, सेना कह रही है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को कि भेजो, आप अपने सैनिक भेजो, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। वो यहाँ आएंगे तो, लेकिन यहीं उनकी कब्र बना दी जाएगी, हम वापस नहीं जाने देंगे, ये ईरान की सेना का कहना है। अब देखिए, इन सब के बीच में जो एक तो इस तरह की खबरें हैं, लेकिन आप इसके अंदर का एनालिसिस समझिए कि कैसे ये आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे हैं। देखिए, ये जो खार्ग आइलैंड है, अगर आप इसकी लोकेशन समझें तो ये हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 400-450 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो बंद है इस समय, उससे करीब 400-450 किलोमीटर इसका डिस्टेंस।
बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये 8 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर करीब इसकी चौड़ाई है। अब यहां पर अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन अमेरिका करता है तो वो कैसे होगा? वो जहाजों से जाके करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने बिछा रखी है वहां पे बारूदी सुरंगें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी बिछ गई है सुरंगें, और खार के आसपास भी, जो कल की खबरें अपडेट थी, खार के आसपास भी कई बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। अब देखिए, समंदर का जो इलाका है खार के आसपास, उसमें जो है वो सी माइंस लगा दी गई हैं, यानी कि वो माइंस जिस पे अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो वो धमाका हो जाएगा। और ऑलरेडी एंटी शिप मिसाइल्स ईरान की हैं, तो यहां किसी भी जहाज को भेजना बेहद मुश्किल है। आप देखें, अब्राहम लिंकन काफ़ी डिस्टेंस पर है, बताया जा रहा है उस पर भी जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले हुए, उसमें क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ वो भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जेराल्ड आर फोर्ड वापस जा चुका है। अब ऐसे में यूएसएस ट्रिपोली जो आया है वो कितने डिस्टेंस तक जा पाएगा, और अगर वो करीब जाता है, जैसा कि ईरान की सेना कह रही कि आप थोड़ा सा करीब आइए, फिर हम बताते हैं, पता चला उस पर एक साथ 20-30 मिसाइल्स बरस जाए तो फिर क्या होगा? तो इस पूरे इलाके में शिप्स भेजकर किसी भी तरह का एक्शन करना, वो प्लान ऑलमोस्ट फेल हो चुका है। तो फिर अब कैसे एक्शन होगा? अमेरिका अपने जहाज़ों से पैराट्रूपर्स भेज सकता है। ये जितनी फोर्सेस के नाम बताए हमने आपको, चाहे डेल्टा फोर्स हो, नेवी सील हो या रेंजर रेजिमेंट, इनको आपको पैराट्रूपर्स के जरिए, पैराट्रूप्स के जरिए आप जो है पैराशूट्स के जरिए नीचे भेजेंगे। खार्ग आइलैंड पर उतर रहे हैं, तो खार्ग आइलैंड पर अगर इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी इस तरह से कोई फोर्सेस नीचे उतरती हैं तो उसको मेन लैंड से बैकअप दिया जाता है। यानी खार्ग देखिए, चारों तरफ से उसमें पानी है, समंदर है। अब उस पर अगर आपने पैराट्रूपर्स उतारे तो अमेरिका को बैकअप चाहिए होगा आसपास के इलाके से। अब हॉर्मुज तो बंद है, हॉर्मुज से तो जहाज ना जा सकता है, ना किसी तरह का कुछ जेट हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एयर बम्बार्डमेंट करेंगे, उससे बात बनेगी नहीं। सिर्फ एयर बम्बार्डमेंट से आप अपने पैराट्रूपर्स उतार दें, उसके बाद फिर आगे ऑपरेशन कैसे करना है उसके लिए आसपास के बेस से कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए होगा। अब वो हॉर्मुज से तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस हालात में क्या मामला है? इस हालात में कुवैत और इराक, देखिए कुवैत वो जगह है जहां से सिर्फ 25 किलोमीटर डिस्टेंस है खार्ग आइलैंड का, तो कुवैत और इराक बेहद अहम हो जाते हैं। अब आप देखिए, ईरान ने सबसे ज़्यादा जो बेसिस को उड़ा दिया अमेरिका के, उसमें नंबर 1 है कुवैत। सबसे ज़्यादा कुवैत पर हमले हुए। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों ईरान ने कुवैत पर पहले हमले किए, वहाँ अमेरिकन बेसिस को तबाह कर दिया, रडार्स उड़ा दिए गए, जितने डिफेंस सिस्टम थे वो उड़ा दिए गए, वहाँ पे थाड लगा था वो भी तबाह हो गया। ईरान पहले से ये बात को समझता था कि खार्ग पर अगर हमला होता है तो कुवैत से अमेरिकन फोर्सेस आने की कोशिश हो सकती है। उसने पहले ही वहाँ के सब जो है बेसिस तबाह कर दिए। यानी कुवैत से किसी तरह का ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल, और उस पर नज़र भी है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप देखिए इराक में क्या हाल है, आप देख ही रहे हैं। वहाँ जो जितने अमेरिकन बचे हुए हैं, घिरे हुए हैं, काउंसलेट पर लगातार हमले हो रहे हैं, और जो ईरान के समर्थित संगठन हैं वो अलग हाहाकार मचाए हुए हैं। तो इराक से ग्राउंड ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत मुश्किल, वहाँ तो छोड़ के भाग रहे हैं। तो देखिए कितनी प्लानिंग के साथ ईरान ने इराक को न्यूट्रलाइज कर दिया और कुवैत को, कि इन दोनों जगह से अमेरिका इसको बैकअप ना कर पाए अपने पैराट्रूपर्स को। अब आगे बढ़िए, और किसका अहम रोल हो सकता है? अब इसमें अहम रोल हो सकता है यूएई का और सऊदी का। ये जो यूएई पर फिर से हमले शुरू हुए, कल आपने देखा अबू धाबी पर मिसाइल्स गिरी, क्या आपने ये सोचा कि अचानक से फिर क्यों यूएई निशाने पर आ गया है? कल फिर इस तरह की खबरें थी कि सऊदी के ऊपर ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, सऊदी को भी एक प्रकार से वार्निंग दी गई। तो ये हमले क्यों हुए फिर से? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से इजराइल पर हमले हो रहे थे। पिछले अगर 2-3 दिन की बात करें तो लगातार फोकस इजराइल पे था। बहरीन में हमले नहीं हुए, सऊदी में हमले नहीं हुए, यूएई पे हमले नहीं हुए। ईरान की तरफ से कहा गया आप अमेरिका की मदद मत करो, हम हमला रोक देंगे, हम आपको निशाना नहीं बनाएं। लेकिन आपने उनकी मदद की तो फिर आप भी टारगेट पे हो। तो ऐसा क्या हुआ कि कल अचानक अबू धाबी पर निशाना साधा जाने लगा, या फिर जो है दुबई के ऊपर फिर ड्रोन स्ट्राइक की खबरें आने लगी कि ड्रोन दिखाई दे रहे हैं? क्या ईरान ने ये वार्निंग दी है इन देशों को कि अगर खार्ग पे किसी तरह का हमला होता है, अमेरिका की तरफ से कोई ऑपरेशन होता है, तो आप मदद ना करें? समझ रहे हैं आप कि क्यों ये? मैंने भी काफ़ी इस पर विचार किया कि भाई अबू धाबी अचानक क्यों सीन में आ गया, वहाँ क्यों मिसाइल मार दी गई, जबकि मामला तो अभी इजराइल पर फोकस था। उसकी बड़ी एक वजह ये हो सकती है। दूसरी चीज़, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही कहा, चाइना से और रशिया से जितनी खुफिया इंटेलिजेंस जानकारियाँ हैं वो सब ईरान तक जा रही हैं कि कौन सा देश किस काम में मदद कर रहा है। इसीलिए ये वार्निंग शॉट्स दिए गए अरब देशों को फिर से एक बार कि देखो, अगर
किसी तरह से एयर मूवमेंट पर मदद की आपने तो फिर भयंकर हमले होंगे और फिर जो है आग लगेगी सब तरफ। अब ये एक बात हुई। दूसरी बात आप ये समझिए, यानी कुल मिला के हालात ये हैं कि ये एयरबॉर्न ऑपरेशन जो है ये आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप का सुसाइडल मिशन होगा। यहाँ पे अगर आपने भेज दी सेना तो फिर ये हालत है कि फंसना तय है। यानी देखिए, किसी भी तरह का यहाँ पर एक हवाई ऑपरेशन करना, पैराट्रूपर्स भेजना, ये ट्रंप के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेना पहुँच तो जाएगी, लेकिन उसके बाद आगे आप क्या करेंगे, कैसे एरिया पर कब्जा करेंगे। अगर खाक पर कब्जा होता है तो आगे का प्लान ये है कि उसके जरिए आप खाक पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप फिर हॉर्मूज कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर खाक पर किसी तरह से आपने सैनिक भेज भी दिए तो उसके बाद पहले तो वहाँ जंग होगी, उसके बाद फिर को हॉर्मूज को खोलना आसान नहीं है। वो 2-3-4 हज़ार सैनिकों का काम नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि 4-5 हज़ार सैनिक भेज के 6 लाख सैनिक तैयार हैं ईरान के, तो आप अगर 4-5 हज़ार सैनिक भेज के वहाँ पे किसी तरह का ऑपरेशन कर देंगे और हॉर्मूज को खुलवा देंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये मिशन इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है इसको करना। अब इस सूरत में क्या ये होने जा रहा है कि एक और राय ये भी रखी जा रही है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर दें कि हम जंग जीत चुके हैं, अब मामला खत्म, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और उसके पहले पहले कुछ बड़े हमले करे अमेरिका, यानी थोड़ा फेस सेविंग। पूरे बेस तो तबाह हो ही गए, थार्ड सिस्टम उड़ गए, पेट्रियाट सिस्टम तबाह हो गए। अब तो ये अमेरिका के अखबार बता रहे हैं सब पूरी कहानी की कितना ज़्यादा नुकसान हो गया अमेरिका का। न जाने कितने सोल्जर्स मारे गए होंगे, कितने सोल्जर्स घायल हैं, वो नंबर सामने आएंगे। तो अब तो अमेरिका का मीडिया ये बताने लगा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हो चुका है। जेरल्ड आर फोर्ड में आग लग गई, वो भी मैं आपको बताऊँगा जेरल्ड आर फोर्ड के साथ क्या हुआ था, वो कहानी बेहद इंटरेस्टिंग। तो अब देखिए, ये सब कुछ जो है, इसके बाद ये ऑपरेशन आसान नहीं होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जाने के पहले 1-2 बड़े हमले करके फिर निकल लें। ऐसी सिचुएशन में फिर फंस गए नेतन्याहू। जो मैं पहले कह रहा हूँ कि इजराइल का क्या होगा, इजराइल के ऑपरेशंस का क्या होगा। इजराइल में तो लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे तेल अवीव हो, हाइफा हो, डिमोना हो, सब जगह हमले हो रहे हैं। ऐसी सूरत में इजराइल में वो तबाही देखी जा रही है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई, और ये बढ़ने की संभावना है, कम होने का कोई चांस नहीं। ईरान की सेना ने कह दिया है कि हमारी शर्तों पर अब ये जंग लड़ी जाएगी, हम तय करेंगे जब तक ये जंग चलेगी। और जब तक दुश्मन को ये एहसास नहीं करवा दिया जाता कि ये बार बार हमले करना और सीज फायर करना ये कितनी बड़ी गलती है, जब तक ये बात हम समझा नहीं देंगे तब तक जंग चलती रहेगी। तो इस हालात में अब स्थिति ये है कि इजराइल और अमेरिका दोनों एक बड़ी हार की तरफ इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।